हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर जीवेश यादव। तो आज की क्लास में अपन जो है गोविंदा पारिक जी के तुलनात्मक अध्ययन का 35th नंबर का जो पेज है वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो लास्ट क्लास में मैंने जो है आपको स्थावर विष के वेग के विषय में बताया था, क्या क्या उसके वेग हैं, कौन से लक्षण आते हैं। ठीक है, जिसके अंतर्गत चरक के अनुसार हमने 8 प्रकार पढ़े थे और सुश्रुत के अनुसार 7 देखे थे। ठीक है, आज की क्लास में अपन कंटिन्यू करते हैं। आगे का जो पेज है तो वेग अनुसार जो स्थावर विष है उसकी चिकित्सा के विषय में यहाँ पे बताया गया है। तो वेग अनुसार स्थावर विष की चिकित्सा के विषय में बात करें तो जो प्रथम वेग होता है उसमें आचार्य चरक ने मेनली वमन चिकित्सा को बताया है। ठीक है, तो आचार्य जो चरक है उनके अनुसार प्रथम जो वेग आता है उसमें क्या है, वमन चिकित्सा कराना चाहिए। जबकि आचार्य जो सुश्रुत हैं उनके अनुसार जो प्रथम जो वेग है उसके लिए वमन, इसके अलावा शीत अम्बु से परिषेक कराना चाहिए तथा मधु सर्पी मिश्रित जो अदग है उसका पान कराना चाहिए। ठीक है, तो प्रथम वेग की चिकित्सा में क्या बोले हैं आचार्य चरक ने, वमन, जबकि आचार्य सुश्रुत ने वमन, शीत अम्बु से परिषेक व मधु सर्पी मिश्रित जो अगध है उसका पान कराना चाहिए। तो ये मिली प्रथम वेग की चिकित्सा में बताया गया। द्वितीय वेग की चिकित्सा के विषय में बात करें तो द्वितीय वेग की चिकित्सा में आचार्य चरक ने विरेचन कर्म बताए हैं, जबकि आचार्य जो सुश्रुत हैं उन्होंने वमन के पश्चात विरेचन कर्म बताया है। ठीक है, तो द्वितीय वेग की जो है द्वितीय विष वेग की चिकित्सा में आचार्य चरक ने क्या बोले हैं, विरेचन बताया है, सीधा विरेचन बोल दिए हैं। जबकि आचार्य सुश्रुत ने पहले वमन कराएंगे देन विरेचन कराएंगे। ये मिले द्वितीय वेग की चिकित्सा के विषय में आचार्य सुश्रुत ने बताया है। जो विष का तृतीय वेग है उसकी चिकित्सा के विषय में बात करें तो जो आपका क्षारगध है उसके विषय में बताया है। ठीक है, क्षारगध का प्रयोग करना चाहिए, ये मिली आचार्य चरक ने बताया है तृतीय वेग की चिकित्सा में। जबकि आपका जो आचार्य सुश्रुत है उन्होंने अगतपान, नस्य व अंजन के विषय में बताया है। ठीक है, तो तृतीय वेग की चिकित्सा में आचार्य सुश्रुत ने क्या बताया है, अगतपान, नस्य, अंजन कर्म के विषय में बताया है। चतुर्थ वेग की चिकित्सा के विषय में बात करें तो जो विष है उसके चतुर्थ वेग की चिकित्सा में आचार्य जो चरक है उन्होंने क्या है, कपित्त रस, मधु, इसके अलावा घृत युक्त जो गोमय रस है उसका प्रयोग करना चाहिए, ये चीज़ बताया है। ठीक है, तो चतुर्थ वेग की चिकित्सा में क्या बोला है आचार्य चरक ने, तो कपित्त रस, मधु, घृत युक्त जो गोमय रस है उसका प्रयोग करना चाहिए। जबकि आचार्य जो सुश्रुत है उन्होंने स्नेह मिश्रित अगत का पान के विषय में बताया। तो चतुर्थ वेग की चिकित्सा में चरक ने कपित्त रस, मधु, घृत युक्त गोमय रस का प्रयोग व आचार्य सुश्रुत के अनुसार स्नेह मिश्रित अगत का पान बताया गया है। जो विष है उसके पंचम वेग के विषय में बात करें तो आचार्य चरक ने केवांच, इसके अलावा शिशिर का अश्योतन, अंजन व नस्य कर्म के विषय में बताया है। ठीक है, तो आपका जो है मेनली पंचम वेग की चिकित्सा में आचार्य चरक ने क्या बोला है, केवांच के साथ में शिशिर का अश्योतन कराना है, व अंजन व नस्य कर्म का अपन प्रयोग कर सकते हैं विष के पंचम वेग की चिकित्सा के लिए आचार्य चरक के अनुसार। आचार्य सुश्रुत ने क्या बोला है पंचम वेग की चिकित्सा में, तो मधु मुलेठी के क्वाथ का प्रयोग करना चाहिए तथा मिश्रित जो आपका मधु मुलेठी क्वाथ से मिश्रित अगत का पान कराना चाहिए। यह क्या है आपका विष के पंचम वेग की चिकित्सा के विषय में आचार्य सुश्रुत ने बताया है। ठीक है, देन आगे बढ़ते हैं। तो आगे आपका जो छठवां वेग है, जो षष्ठम वेग है, षष्ठम वेग की चिकित्सा में आचार्य चरक ने क्या बोला है, तो आचार्य चरक ने संज्ञा स्थापक जो औषधि है उसका प्रयोग करके गोपित्त युक्त जो आपका रजनी हो गया, ठीक है, मंजिष्ठा हो गया, मरीच हो गया, इसके अलावा पिपली मूल के प्रयोग के विषय, पिपली चूर्ण के प्रयोग के विषय में बताया। ठीक है, तो षष्ठम वेग की चिकित्सा में आचार्य चरक ने संज्ञा स्थापन का प्रयोग करके गोपित्त युक्त, रजनी, मंजिष्ठा, मरीच तथा पिपली चूर्ण के प्रयोग के विषय में बताया है। जबकि आचार्य जो सुश्रुत जी हैं, तो आचार्य सुश्रुत ने क्या बोला है षष्ठम वेग की चिकित्सा में, तो अतिसार की चिकित्सा करना चाहिए। मेनली अतिसार जो आपका जिस प्रकार अतिसार की चिकित्सा करते हैं उस प्रकार से षष्ठम वेग की चिकित्सा करना है तथा उपीड़क जो नस्य है उसका प्रयोग करना चाहिए। तो उपीड़क नस्य का प्रयोग विष के किस वेग में आचार्य सुश्रुत ने बताया है, तो मेनली षष्ठम वेग में बताया है। फिर सप्तम वेग के विषय में बात करें तो सप्तम वेग में मेनली आचार्य जो चरक है उन्होंने प्रतिविष चिकित्सा करना चाहिए, ये बोले हैं। तो विष के सप्तम वेग में जो है प्रतिविष चिकित्सा करना चाहिए, ये आचार्य चरक ने बोले हैं। तथा स्थावर में जांगम विष, जैसे कि प्रतिविष मतलब स्थावर में जांगम विष तथा जांगम में स्थावर विष का प्रयोग करना चाहिए। ये मेनली विष के सप्तम वेग में बताया है आचार्य चरक ने। प्रतिविष चिकित्सा का वर्णन कौन से में किया है, कौन से वेग में किया है आचार्य चरक ने, तो सप्तम वेग में बोला है। ठीक है, स्थावर में जांगम और जांगम में स्थावर। इसके अलावा आचार्य सुश्रुत ने मेनली काकपद आकार का पच्छ लगा करके मतलब वहाँ पे पंचरिंग करके पच्छ लगा करके मेनली रक्त मिश्रित मांस रखें एवं अपीड़क नस्य का प्रयोग के विषय में बताएं। तो सप्तम वेग की चिकित्सा में आचार्य सुश्रुत जी बोलते हैं कि काक पद आकार का, ठीक है, काक के पद के आकार का मेनली क्या है पच्छ, यानी कि वहाँ पे चीरा लगा करके रक्त मिश्रित जो मांस है उसको रखते हैं तथा अपीड़क नस्य का प्रयोग करते हैं। ये क्या है विष के सप्तम वेग की चिकित्सा में आचार्य जो सुश्रुत हैं उन्होंने बताया है। जबकि अष्टम वेग की चिकित्सा के विषय में बात करें तो अष्टम वेग की चिकित्सा में विष के आपका पलाश बीज चूर्ण तथा मोर पित्त के विषय में मोर पित्त का प्रयोग करना चाहिए, ये क्या है आचार्य चरक ने बताया। तो पलाश बीज चूर्ण तथा मोर पित्त का प्रयोग करना चाहिए अष्टम वेग की चिकित्सा में, यह आचार्य
मेनली चरक ने बताया है। ठीक है, इसके बाद में बात करते हैं अष्टम वेग की चिकित्सा के विषय में। तो आपका क्या बोलना चाहिए, अष्टम वेग बताया ही नहीं है। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पे अपन बात करें तो अगत पान 2, 6, 7 को छोड़ करके सभी में करना चाहिए, मतलब यहाँ पे ये बताया गया है। ठीक है, ये तो आपका सप्तम वेग तक ही बताया है। ठीक है, अष्टम वेग बताया ही नहीं है। तो यहाँ पे आपका जो है एक नोट पॉइंट में याद रखना कि आपका जो 20 का जो द्वितीय, छठवां, 2, 6 एंड 7th जो आपका वेग बताया गया है, उसमें बस अपने को अगत का पान नहीं कराना है आचार्य सुश्रुत के अनुसार। बाकी जितने भी आपके जो विष के वेग हैं उनमें क्या है, जो आपका अगत है उसका पान कराना चाहिए। तो कौन से में पान नहीं कराना है अगत का, वो चीज़ आप याद रखना। ठीक है, बाकी इन्होंने सत्व जो वेग है उसके विषय में नहीं बताया। ठीक है, ये चीज़ को आपको, जो अष्टम वेग है उसके विषय में नहीं बताया, हमने कल ही क्लास में पढ़ा था। ठीक है, देन अपन आगे बढ़ते हैं। तो आगे आपका गर्भिणी को मेनली भोजन के विषय में बात करते हैं। ठीक है, कि गर्भिणी को कौन सा भोजन के विषय में आचार्य चरक व सुश्रुत ने बताया है। ठीक है, मास अनुसार कौन सा जो है आहार परिचर्या होनी चाहिए गर्भिणी का, वो अपन यहाँ पे देखते हैं आचार्य चरक तथा सुश्रुत के अनुसार। तो सबसे पहले बात करते हैं जो प्रथम मास है। तो प्रथम मास में क्या बोला है, तो प्रथम मास में मेनली जो प्रथम मास है उसमें आचार्य चरक ने क्षीर अनुसंस्कृत जो आपका है, क्षीर को अनुसंस्कृत करके प्रयोग करना चाहिए, ये बोला है। प्रथम मास में क्या है, क्षीर को अनुसंस्कृत करके उसका प्रयोग करना चाहिए, यह आचार्य चरक ने बोला है। जबकि आचार्य सुश्रुत ने मधु शीत द्रव्य का मधु शीत जो द्रव्य बहुल जो भोजन है उसका प्रयोग करना चाहिए, ये यहाँ पे बताया है। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है कि प्रथम मास में क्या बोला है, मेनली आचार्य जो सुश्रुत है उन्होंने मधुर शीत द्रव्य बहुल जो भोजन है उसका प्रयोग करने के विषय में बताया है। जबकि आचार्य जो चरक है उन्होंने क्षीर अनुसंस्कृत का मेनली प्रयोग के विषय में बताया है। द्वितीय मास के विषय में बात करें तो द्वितीय मास में मेनली आचार्य जो चरक है उन्होंने क्षीर तथा मधुर जो आपका औषध है उनके प्रयोग करने के विषय में बताया है। तो द्वितीय मास में क्षीर तथा मधुर औषधों के प्रयोग करने के विषय में आचार्य चरक ने बताया है। जबकि आचार्य सुश्रुत ने द्वितीय मास में मधुर शीत द्रव्य बहुल भोजन के प्रयोग के विषय में बताया है। ठीक है, तो द्वितीय मास में सुश्रुत ने क्या है, मधु शीत द्रव्य बहुल भोजन के प्रयोग के विषय में बताया है। जबकि आचार्य चरक ने क्षीर तथा मधु औषध के प्रयोग के विषय में बताया है। तृतीय मास के विषय में बात करें तो तृतीय मास में चरक ने क्षीर, घृत तथा मधु के प्रयोग के विषय में बताया है। तो तृतीय मास में आचार्य चरक ने क्षीर, घृत तथा मधु के प्रयोग करने के विषय में बताया है। जबकि आचार्य जो सुश्रुत जी हैं उन्होंने क्या है, मधुर शीत द्रव्य की बहुलता, मतलब बहुल जो भोजन है, मधुर शीत द्रव्य से बहुल जो भोजन है उसका प्रयोग करने के विषय में तृतीय मास में बताया। चतुर्थ मास के विषय में बात करें तो फोर्थ जो मास है उसमें क्या है, क्षीर तथा नवनीत का मेनली जो है 1 कलश की मात्रा में प्रयोग करना चाहिए, ये आचार्य चरक बोलते हैं। तो क्या है, चतुर्थ जो मास होता है उसमें क्या है, क्षीर तथा नवनीत का 1 कलश की मात्रा में प्रयोग करना चाहिए, ये किसने बोला है, आचार्य चरक ने बोले हैं। जबकि आचार्य जो सुश्रुत जी हैं उन्होंने क्या बोला है, तो आचार्य सुश्रुत ने क्षीर, नवनीत तथा जो आपका जांगल मास है, ठीक है, सहित जो हृदय अन्न है उनका प्रयोग करना चाहिए, यह चौथे मास में बोला है आचार्य सुश्रुत ने। क्या बोला है, क्षीर, नवनीत तथा जांगल मास सहित जो आपका हृदय अन्न है उसका प्रयोग करना चाहिए, ये मेनली आचार्य सुश्रुत ने बोला है। पांचवें मास के विषय में बात करें तो पांचवें मास में आचार्य जो चरक हैं उन्होंने क्षीर तथा घृत के प्रयोग के विषय में बताया है। तो पांचवें मास में आचार्य चरक ने क्षीर तथा घृत के प्रयोग के विषय में बताया है। जबकि आचार्य जो सुश्रुत है उन्होंने क्षीर व सर्पी के प्रयोग के विषय में बताया है। फिर उसके बाद में छठवें मास के विषय में बात करते हैं। तो छठवें मास में आचार्य जो चरक लिखते हैं कि क्षीर, घृत व घृत युक्त जो औषध है उसका प्रयोग करना चाहिए। तो आपका क्या है, छठवें मास में आचार्य चरक के अनुसार क्षीर, घृत युक्त जो औषध है उनको मिला करके, क्षीर, घृत औषध को मिला करके प्रयोग करना चाहिए। जबकि आचार्य जो सुश्रुत हैं उन्होंने गोक्षुर साधित घृत या वागु के प्रयोग के विषय में बताया है। ठीक है, तो आचार्य जो सुश्रुत हैं उन्होंने क्या है, गोक्षुर साधित घृत या यवागु का प्रयोग करने के विषय में छठवें मास में बताया है। सातवें मास के विषय में बात करें तो आचार्य जो चरक हैं उन्होंने सातवें मास में मेनली क्षीर, घृत तथा औषध को मिला करके प्रयोग करने के विषय में बताया। मतलब छठवें मास में जो उन्होंने बताया, सातवें मास में भी वही फॉलो करने के बारे में बोला है। ठीक है, तो ये चीज़ को याद रखना। उसके बाद में अपन बात करते हैं सातवें मास में आचार्य जो सुश्रुत है उन्होंने कृष्णपर्णी साधित घृत के प्रयोग के विषय में बताया है। तो आचार्य जो सुश्रुत है उन्होंने क्या है, सातवें मास में कृष्णपर्णी साधित घृत के प्रयोग के विषय में बताया है। बात करें सातवें मास के विषय में तो सातवां जो मास होता है उसमें क्या है, क्षीर या वागु का प्रयोग के विषय में आचार्य जो चरक है उन्होंने बताया। तो मेनली जो आठवां मास होता है उसमें क्या है, क्षीर या वागु का प्रयोग करना चाहिए, ये आचार्य चरक बोलते हैं। जबकि आचार्य सुश्रुत ने अस्थापन जो बद्रोदर है उससे अस्थापन तथा अनुवासन वस्ति का प्रयोग करना चाहिए, ये मेनली आठवें मास की चिकित्सा में बताया है आचार्य सुश्रुत ने। ठीक है, मतलब जो आपका औषध है उसके विषय में कि अस्थापन यानी कि बद्रोदर से अस्थापन तथा अनुवासन वस्ति का प्रयोग करना चाहिए आठवें मास में, ये बोले हैं।
नवम मास के विषय में बात करें तो चरक ने बस्ती तथा योनि पिच्चों का धारण करने के विषय में बताया। तो नवम मास में मेनली आचार्य जो चरक है उन्होंने बस्ती तथा योनि पिच्चों का धारण करने के विषय में बताया, जबकि आचार्य सुश्रुत ने स्निग्ध या वागु जांगल रस का प्रसव काल तक प्रयोग करने के विषय में बताया है। ठीक है, तो आचार्य सुश्रुत ने क्या है स्निग्ध या वागु तथा जांगल रस का जो है प्रसव काल तक प्रयोग करने के विषय में बताया। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये आपका जो है मेनली जो है गर्भणी का जो भोजन है, ठीक है, चरक व सुश्रुत के अनुसार हमने देख लिया। ठीक है, मास के अनुसार। इसके बाद में इस नोट्स का जो पासवर्ड है वो मैं क्या रखूँगा, तो यहाँ पे आपका जो आपका मेनली अगतपान कब कब नहीं कराना है। ठीक है, सुश्रुत के अनुसार अगतपान कब कब नहीं कराना है, तो 2, 6 और 7। ठीक है, ये मेनली इसका पासवर्ड रहेगा SA267। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में इसके आगे आप लोगों को बताऊँगा। ओके, ठीक है, तो फिर थैंक यू क्लास।